नमस्कार। सर, हाल ही में एक न्यूज़ आइटम आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि घरेलू हिंसा कानून के तहत संयुक्त परिवार में देवर को भी विधवा महिला को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया जा सकता है। तो ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक फैसले में कहा है कि उस वयस्क पुरुष को कोई छूट नहीं है यदि वह शिकायतकर्ता महिला के साथ संयुक्त परिवार में रह रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कानून की धारा कहती है कि इसके प्रतिवादी का मतलब शिकायतकर्ता के साथ संयुक्त परिवार में रहने वाला कोई भी वयस्क पुरुष होगा। पीड़ित पत्नी या एक महिला जो विवाहित है तो वह पति के रिश्तेदारों पर या पुरुष सहयोगी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती है। पीठ ने कहा है कि धारा 2F घरेलू संबंधों को परिभाषित करती है। इसके अनुसार ऐसा संबंध जहां दो व्यक्ति साझे घर में किसी समय वे रह रहे हो या रह चुके हो और जो रिश्ता विवाह के संबंध में या विवाह जैसे रिश्ते में हो, गोद लिए हो या कोई संयुक्त परिवार के सदस्य हो। तो मामला क्या है सर, आप प्लीज हमें बताएं। इससे पहले कि आप हमें ये बताएं इसके बारे में, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज हमें फीडबैक दीजिए और कुछ आप कमेंट कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि ये एक सवाल पूछा है एडवोकेट शिखा राइटर ने, आपने देखा है तो क्या है ये जजमेंट। मैं आपको इस जजमेंट की तरफ ले चलता हूँ। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूज़ आइटम्स आती है और जनरली हम पढ़ते हैं उनको, लेकिन वो पीरियड हमें ध्यान तो रहता है कि कोई इस तरह की जजमेंट आई है, लेकिन उस जजमेंट का रेफरेंस हमें फिर कभी भी नहीं मिलता है और फिर हमें जो है बहुत जो है सर्च करनी पड़ती है, खोजबीन करनी पड़ती है जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं ये एक सीरीज़ बना रहा हूँ। जितनी भी न्यूज़ आइटम मैं ढूंढ के ला रहा हूँ या मुझे कोई रेफ़र कर रहा है या मुझे कोई बता रहा है, तो ताकि मैं उनके ऊपर क्या जजमेंट्स है मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों के आगे काम आए। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ क्या है वो जजमेंट। तो आपसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं और अपना फीडबैक और कमेंट्स मुझे इस तरह से देते रहें। और थैंक यू वेरी मच। तो चलो मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ क्या है वो जजमेंट। तो ये जो है इसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। लीव ग्रांटेड, दिस अपील अराइजेज फ्रॉम ए जजमेंट ऑफ ए सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा dated 10/10/2018. The High Court dismissed a petition against the judgment of the Additional Session Judge Panipat confirming an interim order for the award of maintenance to the first respondent and her minor child under the provisions of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005। यानी कि क्या हुआ था इसमें, किसी महिला ने जो विडो थी उसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो एक मेंटेनेंस के लिए जो है एक दावा डाला था उसमें, और बाकी भी वायलेशन जो होगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के उसके बारे में भी तो उसमें उसने जो एक इंटरिम मेंटेनेंस मांगा था जो कि निचली अदालत ने दे दिया था। उसके अगेंस्ट अपील हुई थी एडिशनल सेशन जज के पास, तो वो अपील भी जो है डिसमिस हो गई और फिर उसके अगेंस्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में आए, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी जो है वो डिसमिस कर दिया। और फिर इसके बाद ये मैटर पहुंचा सीधा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मैटर डिसमिस किया। लेकिन क्या है ये, इसके सारे फैक्ट्स और क्या है इसमें लीगल पोजीशन, वो इस जजमेंट से मैं आपको पढ़ के अभी बताता हूँ। द फर्स्ट रिस्पोंडेंट वॉज मैरिड टू विजय कुमार जिंदल ऑन 12 December 2010. They have 2 children. The first respondent filed a petition under section 12 of the act inter alia for the purpose of seeking an award of maintenance. The complaint contains a recital of the fact that after her marriage, the complainant and her spouse resided at a house which constitutes ancestral Hindu joint family property. She and her husband resided on the ground floor of the residential accommodation. The appellant and the deceased spouse of the first respondent jointly carried on a business of a kirana store at Panipat, from which it has been alleged each had an income of about ₹30,000 per month. The complaint alleges that at the death of the Vijay Kumar, the first respondent was pregnant and that she gave birth to child on 31st January 2013. The travails of the first respondent are alleged to have commenced after the death of her spouse and she was not permitted to reside in her matrimonial home. तो ये सिचुएशन अक्सर हम भी देखते हैं
जब लेडी के किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसे काफ़ी सारी सिचुएशंस जो है इस तरह की फेस करनी पड़ती है यूजुअली। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ था कि एक वो जॉइंट अकोमोडेशन में रह रहे थे, फैमिली अकोमोडेशन में, प्लस एक वो जॉइंट बिजनेस करे थे उनके हस्बैंड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड की डेथ हो गई और इसी दौरान वो प्रेग्नेंट थी, एक बच्चा भी हुआ। तो डेथ के बाद जो है उस लेडी को जो है इस तरह का एक सिचुएशन फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से उसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो है सेक्शन 12 में ये केस दायर किया और उसमें एंट्री मेंटेनेंस मांगा था। उसका ये कहना था कि 30,000 की इनकम उसके पति की उस बिजनेस से होती थी। The learned trial judge, by an order dated 3rd July 2015, granted monthly maintenance in the amount of rupees 4,000 to the first respondent and rupees 2,000 to the second respondent। यानी कि उसको महिला को 4,000 और बच्चे को 2,000 जो है, जो ट्रायल कोर्ट था उसने महीने का जो है एक एंट्री जो है मेंटेनेंस देने के आदेश किए थे। The award of maintenance was directed against the appellant who was carrying on the above business together with the deceased spouse of the first respondent। और ये मेंटेनेंस देना था जो उसके पति का भाई था, जो उसके साथ बिजनेस करता था, कि वो ये पैसा वो उसे देगा। दिस ऑर्डर ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पानीपत डेटेड 3rd July 2015 was confirmed by the additional session judge Panipat on 14 August 2018. The High Court in the petition filed by the appellant affirmed the view, hence these proceedings came to be instituted अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सारी कोर्ट से जो है ऊपर तक अपेड हुआ है लेकिन ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इसमें जो मेन जो एक्ट के प्रोविजंस थे उनको जो है इसमें जो है इंटरप्रेट किया है कि क्या है और क्यों उसको ये तो निचली कोर्ट का जो फैसला था उसके लिए जो है फिर अफोर्ड करते हुए ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किए, जो प्रोविजंस ऑफ लॉ है, मैं क्विकली आपको उनके बारे में बताता हूँ। पैरा 8 में जो सेक्शन 2Q है, जो रिस्पोंडेंट को जो है डिफाइन करता है, वो ये है, रिस्पोंडेंट मीन एनी अडल्ट मेल पर्सन हु इज और हैज बीन इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द अग्रीड पर्सन एंड अगेंस्ट हुम द अग्रीड पर्सन हैज सॉट एनी लीव अंडर दिस एक्ट। यानी कि वो कोई भी मेल पर्सन जो है जो किसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में किसी महिला के साथ रह रहा हो इस डोमेस्टिक किसी रीजन्स में, तो एक रिस्पोंडेंट उसको बनाया जा सकता है, उससे ये क्लेम किए जा सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट एन अग्रीव्ड वाइफ or female living in a relationship in the nature of marriage may also file a complaint against the relative of the husband or the male partner। जो एक मैरिड लेडी है वो रिलेटिव के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकती है। फिर उसके बाद पैरा 10 में जो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप का जो है डिफाइन किया गया है, वो है मीन्स ए रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टुगेदर इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption, or are family members living together as a joint family। फिर 2S जो इसका एक्ट का जो है वो है शेयर्ड हाउस होल्ड का क्या मतलब होता है, मीन्स ए हाउस होल्ड वेयर द पर्सन अग्रीव्ड लिव्स और एट एनी स्टेज हैज लिव्ड इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप either singly or along with the respondent and includes such household whether owned or tenanted either jointly by the aggrieved person and the respondent or owned or tenanted by either of them in respect of which either of the aggrieved person or the respondent or both jointly or singly have any right, title, interest or equity and includes such household which may belong to the joint family of which the respondent is member, irrespective of whether the respondent or the aggrieved person has any right, title or interest in the shared household। तो यहाँ पे जैसा कि ऊपर फैक्ट में आया था, तो ये एक उनका जॉइंट हाउस होल्ड था, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, तो इसीलिए उनका जो है वो जो कंप्लेंट है उसको मेंटेन हेड किया गया कि इट इज़ मेंटेनेबल। All these definitions indicate the width and amplitude of the intent of the Parliament in creating both an obligation and remedy in terms of the enactment। यानी कि उसमें एक ऑब्लिगेशन भी है हर उन मेंबर्स के ऊपर जो उस हाउस होल्ड में रहते हैं, और एक रेमेडी भी इसी एक्ट में दी गई कि इसी एक्ट के तहत अगर कभी कोई इसका वायलेशन हो जाता है तो इसी एक्ट के तहत जो है उसमें कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे जो कंप्लेनेंट ने इन the present case at this stage it would be sufficient to advert to the contents of para 10 of the complaint। जो कंप्लेनेंट ने पैरा 10 में जो ये सारा ब्यौरा दिया था, जिससे कि ये साबित होता था कि एक जॉइंट हाउस होल्ड है और इसके हस्बैंड का उसमें राइट था, उससे एक अर्निंग हो रही थी जॉइंट बिजनेस से, तो इसीलिए जो है उसमें अफोर्ड किया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ जो फैक्ट्स जो कंप्लेंट में जो उसने कंप्लेंट ने महिला ने कहे थे, तो उसके बेसिस पे जो है वो नीचे के ऑर्डर को सबको अफोर्ड किया गया है।
At the present state, there are sufficient averments in the complaint to sustain the order for award of interim maintenance. Para 10 of the complaint prima facie indicates that the case of the complainant is that the house where the first respondent and her spouse resided belonged to joint family. तो उसमें उन्होंने वो इंग्रेडिएंट जो है सफिशिएंट थे, कंप्लीट थे, जिससे कि साबित हो रहा था कि वो जॉइंट फैमिली का हाउस में रहते हैं। तो इसीलिए कहा कि ये कंप्लेंट भी मेंटेनेबल है और जो इंटरिम जो मेंटेनेंस नीचे से लोअर कोर्ट ने दिया है वो भी सही है। पैरा 50 में हाउएवर वी क्लेरिफाइड दैट द प्रेजेंट ऑर्डर एज वेल एज ऑर्डर व्हिच हैव बीन पास्ड बाय द कोर्ट्स बिलो shall not come in the way of a final adjudication on the merits of the complaint in accordance with the law. The area shall be paid over within a period of 4 months from today by equal monthly installments. तो ये ऑब्जर्वेशन जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की, जिसमें कि एक्ट को इंटरप्रेट किया गया है, उसके डिफरेंट प्रोविजंस को और उसकी डेफिनेशन को, जिसके बेसिस पे ये अफोर्ड किया गया कि जो निचली कोर्ट्स का जो फैसले थे वो बिल्कुल सही थे। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि कौन सी जजमेंट, इसके क्या रेफरेंसेज है, ताकि आपको जब कभी भी फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आए तो आप इसको रेफरेंस को कोट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बारी मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं और मुझे फीडबैक देते रहे कि और किस विषय पे मुझे इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए जो आप लोगों के काम आए। तो चलिए अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ क्या है वो जजमेंट। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो है पब्लिश्ड है 2019 वॉल्यूम 15 सुप्रीम कोर्ट केसेस 532 और ये जो जजमेंट है बाय ऑनरेबल डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हेमंत गुप्ता और जो टाइटल है इसका वो है अजय कुमार वर्सेस लता एलियस शरुती और क्रिमिनल अपील नंबर 617 ऑफ 2019 है और ये जो डिसीजन आया है 8 अप्रैल 2019 को आया है। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोगों के काफ़ी काम आएगी और आप इसका जो है लिंक सेव करके रखें। मैं भी इसको अपनी प्लेलिस्ट में डालूंगा, जो डोमेस्टिक वायलेंस का लिंक है और वुमेन से रिलेटेड, वुमेन लॉ से रिलेटेड जो भी लिंक है उसमें डालूंगा, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को जब भी इसकी जरूरत पड़े तो आप लोग इसको जो है तुरंत सर्च कर पाएँ और अपना इस्तेमाल कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू और बाय।